नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मैं। साथियों, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो हमने देखा था भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। हमने उसमें देखा था कि अनुच्छेद 5 से लेकर 8 जो है वो आपके संविधान के लागू होने के समय के नागरिकता संबंधित प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 9, 10 और 11 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। साथियों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि भारतीय संविधान सभा ने जब संविधान लिखने का कार्य चल रहा था तो नागरिकता से संबंधित चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, और ये कार्य संसद के ऊपर छोड़ दिया था कि संसद इन फ्यूचर इससे संबंधित कानून बनाकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगी। तो उसी के लिए भारतीय संसद ने 1955 में एक बिल पास किया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी क्रम को हम आगे देखते हैं आज। तो आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो देखते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है और इसमें नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या शर्तें बताई गई हैं। नागरिकता प्राप्त करने की और नागरिकता समाप्त होने की, किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता किस प्रकार से समाप्त हो सकती है, और कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे अर्जित कर सकता है, उन सभी चीज़ों का वर्णन भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संसद ने किया है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें संशोधन की बात करते हैं कि इस अधिनियम में संशोधन कितनी बार हुए हैं अभी तक। इस अधिनियम में संशोधन अभी तक 6 बार हुए हैं। मतलब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। वो कब कब हुए हैं संशोधन? सबसे पहला संशोधन हुआ इसमें 1986 में, ठीक है। दूसरा संशोधन हुआ इसमें 92 में। तीसरा संशोधन हुआ 2003 में, फिर 2005 में, उसके बाद 2015 में, और सबसे अंत में जो संशोधन हुआ इसमें वो हुआ 2019 में, जो कि काफ़ी विवादास्पद रहा। आपने देखा CAA या फिर NRC जैसे मुद्दे काफ़ी एक विवाद का विषय बने रहे। तो ये 6 बार अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया जा चुका है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है क्या। देखिए, इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 6 तरीके बताए गए हैं कि 6 प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और 3 प्रकार से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हीं सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नागरिकता प्राप्त करना। ये 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार से। सबसे पहला देखते हैं हम भारतीय नागरिकता को सबसे पहला आधार क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है जन्म से के आधार पर। जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर हमें क्या बताया गया है? जन्म के आधार पर इसमें बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 जिस तिथि को हमारा संविधान लागू हुआ पूरी तरीके से, 26 जनवरी 1950 को, मतलब इस तिथि को, या फिर उसके पश्चात आज तक किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद भारत के क्षेत्र में हुआ हो, वह भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ शर्त क्या थी? इसके साथ शर्त यह थी कि जन्म के समय उसके पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी था। जन्म के समय उसके पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी था। लेकिन बाद में पहला जो संशोधन किया गया इस एक्ट में 1986 में, उसमें माता को भी जोड़ दिया गया। मतलब ये हुआ अब कि जन्म से के आधार पर 26 जनवरी 1950 को हर वह व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकारी होगा जिसका जन्म भारत क्षेत्र में हुआ हो, इस तिथि को या इस तिथि के बाद में। और शर्तें क्या थी कि जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी के भी, कम से कम किसी के भी एक के पास भारतीय नागरिकता होना
जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ बताएगी इसमें। लेकिन इसके अपवाद थे कुछ, सभी वह व्यक्ति नहीं थे, ऐसे सभी व्यक्ति नहीं थे जो भारतीय क्षेत्र में जन्म ले रहे थे और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारी बन जा रहे थे। इसके साथ दो शर्तें थी। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी इसमें कि ऐसे व्यक्ति, मतलब जो कि विदेशी दूतावास में निवास करते हैं, मतलब जो कि राजनयिक होते हैं या फिर राजदूत होते हैं, वो विद फैमिली यहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनके बच्चे भी भारत में ही जन्म लेंगे, सामान्य सी बात है। लेकिन उनके बच्चे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। पहला अपवाद क्या होगा? राजनयिकों या राजदूतों के जन्म लेने वाले बच्चे। पहला परसेप्शन, पहला अपवाद कि विदेशी दूतावासों में रहने वाले राजनयिकों या फिर राजदूतों के बच्चे, मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें हम कि विदेशी राजनयिकों या राजदूतों के बच्चे जो कि भारत में जन्म ले रहे हैं, वही भारतीय क्षेत्र में जन्म ले रहे हैं, वह भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि ऐसा क्षेत्र जो कि मूलतः है तो भारत का, लेकिन वर्तमान में वो किसी दूसरे देश के कब्जे में है, उस क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चे भी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। जैसे कि पीओके है, एक इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे, लेकिन पीओके काफ़ी विवाद में भी रहता है। पीओके क्या है? मूलतः है तो भारत का क्षेत्र, लेकिन वह भी वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। तो उस क्षेत्र में भी जो बच्चे, जो लोग जन्म ले रहे हैं, वह भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, तो यह है आपका जन्म से के। दूसरा देखते हैं आपका, दूसरा देखते हैं वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा, पहले में हमने देखा था कि वह व्यक्ति जो कि भारत के क्षेत्र में जन्म ले रहे थे, उनके लिए शर्तें थी, उनको कैसे कैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है वंश परंपरा। वंश परंपरा में क्या है? ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है जो कि विदेशों में जन्म ले रहे हैं, जो कि विदेशों में जन्म ले रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि हर वह व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो कि भारत से बाहर कहीं जन्म ले रहा है, लेकिन जन्म के समय उसके माता या पिता या फिर दोनों में से कोई भी भारतीय नागरिक हो। अर्थात भारत से बाहर जन्म लेने वाले वह बच्चे जिनके माता या पिता भारतीय नागरिक हों, वह भी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। ठीक है, वंश परंपरा के आधार पर क्या है कि विदेश में जन्मे वह बच्चे जिनके जन्म के समय माता या पिता भारतीय नागरिक हों। ठीक है, यह शर्त है जब वंश परंपरा के आधार पर। तीसरा है इसमें, तीसरा जो तरीका बताया गया है, तीसरा जो प्रकार बताया गया है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का, वह बताया गया है आपका पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर क्या बताया गया कि कौन लोग जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। पहली शर्त तो यह है कि वह पिछले लगातार एक वर्ष से लगातार भारत में निवास कर रहा हो। ठीक है, दूसरा, कुल मिलाकर उसने 5 वर्ष भारत में बिताए हों। इस एक वर्ष से अलग उसने कुल मिलाकर 5 वर्ष भारत में बिताए हों और लगातार पिछले एक वर्ष से भारत के क्षेत्र में निवास कर रहा हो, वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तीसरा शर्त क्या है? वह कोई भी महिला जो कि किसी भारतीय पुरुष से विवाह
करने जा रही है या उसका विवाह हो चुका है किसी भारतीय पुरुष से, तो वह भी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। ठीक है, तीसरा व्यक्ति हो गया। तो ये पंजीकरण के आधार पर ऐसे लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उनको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, आगे आइए देखते हैं इसका हम फोर्थ टाइप है इसमें आपका देशीयकरण से। देशीयकरण शब्द से ही देखिएगा, देशीयकरण का थोड़ा सा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है इसमें। देशीयकरण का मतलब ऐसा है कि ऐसे लोग जो कि भारतीय संस्कृति को अर्जित कर चुके हैं या अपने अंदर समाहित कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ की किसी भाषा को जानना, यहाँ की किसी बोली को बोलना या फिर समझना, लिखना, इन सब चीज़ों को जब यहाँ के कल्चर में कोई व्यक्ति रच बस जाता है तो उसको देशी व्यक्ति बोलते हैं, मतलब देशीयकरण के आधार पर। इसमें शर्त यही है कि क्या शर्त है इसमें? शर्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो कि 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो, हाँ देखिए इसमें क्या है कि 7 वर्षों से, अर्थात इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकारी होगा जिसने कुल मिलाकर 7 वर्ष भारत में बिताए हों, जिसने कुल मिलाकर 7 वर्ष भारत में बिताए हों और 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में किसी भी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो, अर्थात कि वह अच्छे से उसको लिखना, पढ़ना, समझना बहुत अच्छे तरीके से जानता हो, मतलब अपने आप को वो भारतीय संस्कृति के प्रति मतलब डेडिकेटेड कैसे दिखाएगा, वहाँ की किसी भाषा को जानने, किसी भाषा को समझे अच्छे से। तो यही इसमें शर्त बताई गई है कि 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा को वह अच्छे से समझ सकता हो, उसको अच्छे से लिख सकता हो, ये फिर इसके आधार पर उसको देशीयकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, इसमें फिफ्थ है आपका, लास्ट है भूमि अर्जन के आधार पर। भूमि अर्जन के आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर बहुत सिंपल है, एकदम सीधा सीधा यही है कि ऐसा क्षेत्र जो कि भारत संघ के द्वारा भारत संघ में शामिल कर लिया जाए, भारत सरकार के द्वारा भारत संघ में शामिल कर लिया जाए, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। ठीक है, भूमि अर्जन के आधार पर मतलब भारत सरकार के द्वारा यदि किसी बाहरी भूभाग को भारत संघ में शामिल कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 टाइप्स भारतीय नागरिकता अर्जित करने के। उसके पश्चात देखते हैं हम भारतीय नागरिकता का अंत किसके आधार पर किया सकता है, कि किसी भी भारतीय नागरिकता की जो नागरिकता है वो किन किन आधारों पर समाप्त की जा सकती है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो यही है, नागरिकता का अंत। ये देखिए 3 आधार हैं इसमें, किसी भी नागरिक की नागरिकता को 3 आधारों पर समाप्त किया सकता है। सबसे पहला है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर। दूसरा है स्वेच्छा से त्यागने पर, स्वेच्छा से त्यागने पर। कोई व्यक्ति अपनी ही मर्जी से भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा जो टाइप है वो क्या है, वो है सरकार द्वारा, मतलब भारत सरकार द्वारा नागरिकता से संबंधित जो भी फैसले लेगा वो कौन लेगा, भारत सरकार। तो सरकार द्वारा वंचित करने पर, और सरकार किन किन आधारों पर वंचित करेगी वो क्या है। पहला इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहली शर्त क्या है, सबसे पहली शर्त है संविधान का अनादर करने पर, संविधान का अनादर करने पर। मतलब यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का अपमान करता है तो उसको भी भारतीय की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, युद्ध काल में विदेशी मतलब शत्रु देश की सहायता करने पर। यदि हमारा किसी देश से युद्ध चल रहा है
और कोई व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे राष्ट्र को कोई सूचनाएं लीक करता है, मतलब उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से कोई सहायता करता है, तो उसको भी भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है। शत्रु देश की सहायता करने पर। ठीक है। और तीसरी शर्त इसमें क्या है? तीसरी शर्त एक ये है कि 7 वर्ष तक लगातार भारत से बाहर रहने पर, भारत से बाहर यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है, तब भी भारत सरकार उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर सकती है। ठीक है। और एक और उदाहरण जो काफ़ी मुख्य है, एक वो है कि किसी भारतीय महिला के द्वारा किसी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ठीक है। तो ये आपकी 4th टाइप है, किसी महिला द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ये 4 शर्तें मुख्य हैं। इन 4 शर्तों के आधार पर भारत सरकार किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता का अंत कर सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हमारा एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को समझने का प्रयास किया। इससे और भी यदि कोई आपका डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसमें आंसर कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।